हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल की एक नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम 2021 में भारत में आने वाले कुछ नए मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में जानेंगे। इससे पहले भी मैंने आपको वीडियोस के अंदर इंडिया में आने वाले कई सारे मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया है, लेकिन आज की इस वीडियो में 2021 के कई सारे नए मेगा प्रोजेक्ट्स आपके लिए लेकर के आया हूं, जिनमें या तो इस वक्त तक काम शुरू हो गया है या फिर इन्हें प्रपोज कर दिया गया है और कुछ समय के बाद आपको ये प्रोजेक्ट्स भारत में देखने को मिल जाएंगे। तो आज बने रहिए वीडियो के साथ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू। तो आइए शुरू करते हैं। प्रोजेक्ट हिमांक। तो हो सकता है आपने इस प्रोजेक्ट के बारे में सुना हो या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप इस प्रोजेक्ट के बारे में बिल्कुल ना जानते हो। यह प्रोजेक्ट वैसे कोई नया प्रोजेक्ट नहीं है, काफी पुराना प्रोजेक्ट है। अगस्त 1985 में इंडिया के नॉर्दर्न मोस्ट रीजन लद्दाख में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि बीआरओ द्वारा इस प्रोजेक्ट हिमांक को शुरू किया गया था। इस प्रोजेक्ट के तहत बीआरओ को यह रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि उन्हें रोड और उसी से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर को लद्दाख रीजन और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास कंस्ट्रक्ट और मेंटेन करना है। काफी सारी सेंसिटिव मिलिट्री एरियाज में आज एक्सेसिबिलिटी हिमांक प्रोजेक्ट द्वारा बनाए गए रोड्स की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। सियाचिन ग्लेशियर, जो कि दुनिया का सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर मौजूद बैटल ग्राउंड है, वहां तक भी एक्सेसिबिलिटी हिमांक प्रोजेक्ट की वजह से ही पॉसिबल हो पाई थी। और अब इसी हिमांक प्रोजेक्ट के तहत बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन दुनिया की पहली ऐसी रोड बना रही है जो कि ग्लेशियर को कार्व करके बनाई जाएगी। सासोमा से ससेरला के बीच ये प्रोजेक्ट ईस्टर्न लद्दाख में कंप्लीट किया जाएगा, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर ग्लेशियर के आसपास वेदर कंडीशंस इतनी अच्छी नहीं रहती हैं, जिस वजह से इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना कोई आसान काम नहीं होगा। साथ ही वेदर के साथ साथ एवलांचेस भी इस तरह के रीजन में एक कांस्टेंट खतरा बने रहते हैं। तो अगर आपका भी काफी अलग सी जगहों पर ट्रैवलिंग करने का मन करता है तो ये प्रोजेक्ट बनने के बाद आपके लिए सबसे सही होने वाला है। तो अगला प्रोजेक्ट है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट वैसे कंप्लीट हो गया है, लेकिन इस प्रोजेक्ट को यहां पर इंक्लूड करने के सिर्फ दो कारण हैं। पहला ये कि ये प्रोजेक्ट हाल ही में कंप्लीट हुआ है और दूसरा ये कि ये इंडिया का सबसे वाइडेस्ट 96 किलोमीटर लंबा कंट्रोल्ड एक्सेस एक्सप्रेसवे है, जो कि दिल्ली को मेरठ के साथ गाजियाबाद होते हुए कनेक्ट करेगा। लगभग 8,000 से 10,000 करोड़ के आसपास का खर्चा इस पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में आया है और कुल 4 सेक्शन में ये पूरा प्रोजेक्ट बनकर तैयार हुआ है। तो जैसा मैंने बताया कि ये पूरा प्रोजेक्ट सेक्शन में बनकर तैयार हुआ था, तो उसी तरह से इसका काम भी शुरू हुआ था, यानी कि चारों सेक्शंस का काम लगभग एक साथ शुरू हुआ। कुछ महीनों का फर्क जरूर एक दो सेक्शंस के बीच में रहा होगा और 2018 में इसका पहला सेक्शन, जो कि निजामुद्दीन ब्रिज से दिल्ली यूपी बॉर्डर तक था, उसको इनॉग्रेट भी कर दिया गया था। खैर, अभी ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया है और कहीं ना कहीं ऐसे प्रोजेक्ट काफी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, क्योंकि आपको एक स्मूथ ट्रैवलिंग का ऑप्शन आसानी से प्रोवाइड कर सकते हैं। कल्पसार प्रोजेक्ट। तो कल्पसार प्रोजेक्ट में बेसिकली एक 30 किलोमीटर के डैम को बनाने की बात की गई है गल्फ ऑफ खंबात के अक्रॉस, ताकि उस पानी को इस्तेमाल में लिया जा सके इरिगेशन यानी कि सिंचाई, ड्रिंकिंग या फिर इंडस्ट्रियल इस्तेमाल के लिए। गुजरात में यह प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, जिसमें इस 30 किलोमीटर की डैम में इतनी कैपेसिटी होगी कि 10,000 मिलियन क्यूबिक मीटर साफ पानी ये स्टोर करके रख सकेगा। यह लगभग गुजरात के साल भर के बारिश के पानी से जो नदियां जैसे नर्मदा, माही, साबरमती के अंदर जो फ्लो आता है उसका 25% पानी है। डैम के साथ साथ इसके ऊपर एक 10 लेन की रोड बनाने का भी निश्चय किया गया है, जो कि सौराष्ट्र को साउथ गुजरात से काफी अच्छी कनेक्टिविटी देगा। लगभग 90,000 करोड़ रुपए यानी कि लगभग 12.5 से 13 बिलियन डॉलर्स के आसपास का खर्चा इस पूरे प्रोजेक्ट को बनाने में आ सकता है। अभी फिलहाल इस प्रोजेक्ट पर सिर्फ स्टडी हो रही है और शायद इसी साल के अंत तक ये सारी स्टडी कंप्लीट हो जाएगी। तो अब क्योंकि एक डैम प्रोजेक्ट है, तो इन्वायरमेंट को लेकर के या फिर रिवर्स को लेकर के काफी सारी दिक्कतें इस तरह के प्रोजेक्ट्स में आ जाती हैं, लेकिन अगर ढंग से इस प्रोजेक्ट को बनाया जाए तो ये काफी ज्यादा फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट हर साल 10,000 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी को स्टोर करके रख सकेगा। और इस बात को आप सिंपल इससे समझ लो कि हर साल लगभग 30,000 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी नर्मदा नदी से सीधा समुद्र में चला जाता है, क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई स्टोरिंग की फैसिलिटीज नहीं है, जिस वजह से उस सारे के सारे पानी की जो कि साफ था सिर्फ वेस्टेज होती है। ज़ांस्कार हाईवे।
चलिए वापस आपको लेकर चलता हूं नॉर्दर्न स्टेट में, जहां पर हमारा अगला प्रोजेक्ट होगा जो भी एक हाईवे प्रोजेक्ट ही है। ईमू पदुम दर्चा रोड या फिर जिसे जांस्कर हाईवे के नाम से भी जाना जाता है, ये एक अंडर कंस्ट्रक्शन हाईवे है लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के बीच में। ये असल में एक नॉर्थ से साउथ की तरफ आने वाला हाईवे होगा, जिसे अगर इंडियन मैप में देखा जाए तो जो कि लद्दाख के निम्बू रीजन को हिमाचल प्रदेश से डायरेक्टली कनेक्ट करेगा। तो लेह मनाली हाईवे अभी पहले से ही एक मौजूद हाईवे है जो कि लद्दाख को हिमाचल प्रदेश से कनेक्टिविटी देता है, पर इस तरह का हाईवे एक अल्टरनेटिव हाईवे का काम करेगा लद्दाख को हिमाचल प्रदेश से कनेक्टिविटी देने के लिए। लद्दाख को वैसे भी इंडियन रीजन्स और खासकर रोड से कनेक्टिविटी देना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के अच्छा होने से काफी हद तक वहां चीजों को पहुंचाना काफी आसान हो जाएगा, फिर चाहे वो कोई आम नॉर्मल सी लोगों की जरूरत की चीजें हो या फिर मिलिट्री के इक्विपमेंट्स हमारी सेना के लिए। इंडियन आर्मी के ही बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इस हाईवे को बनाया जा रहा है और ये उम्मीद है कि 2023 तक यह प्रोजेक्ट पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा, जिसके बाद अभी जो लेह मनाली हाईवे से लगभग 14 से 16 घंटे लगते हैं लद्दाख तक जाने में, वो टाइम सिर्फ 10 से 12 घंटे तक ही सिमट कर रह जाएगा। और अटल टनल जिसमें इस वक्त काम पूरा हो चुका है और शिंघोला टनल जिसमें इस वक्त काम पूरा हो रहा है, इन टनल्स के पूरा होने के बाद एक और बेहतर कनेक्टिविटी इन हाईवेज के थ्रू मिल पाएगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री इन इंडिया। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल का मेगा प्रोजेक्ट ये बेसिकली कोई ऐसा मेगा प्रोजेक्ट नहीं है जिसमें ये देखकर बता दिया जाए कि हाँ ये 1-2 साल के अंदर पूरा हो जाएगा। ऐसा मेगा प्रोजेक्ट नहीं है जिसमें ये कहा जाए कि अगर इसमें 1-2 साल और लगा दिए जाए तो ये पूरी तरह से कंप्लीट हो सकता है। ऐसा कहा जाता है कि बहुत पहले जब निकोला टेस्ला का टाइम था उस समय भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का कॉन्सेप्ट उठा था, लेकिन उसके बाद से अभी तक काफी समय के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जैसे गायब ही हो गए। लेकिन अब ग्लोबल वार्मिंग और काफी हद तक चेंज होती सिचुएशंस की वजह से इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को काफी हद तक लोग एक्सेप्ट करने लगे हैं और इंडिया में भी कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अब अपनी जगह बनाने लगे हैं। काफी हद तक ऐसी इंडियन कंपनीज हैं जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर काम कर रही हैं और कई ऐसी बड़ी कंपनीज भी हैं जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर इंडिया आने लगी है, जिस वजह से अगर आपको फ्यूचर में ऐसा देखने को मिले कि इंडिया एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर बन रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। पिछले महीने की बात है जब हमारे मिनिस्टर नितिन गडकरी साहब ने यह बोला था कि जो लिथियम आयन बैटरीज हैं वो हम अगले 6 महीने से भारत के अंदर ही पूरी तरह से मैन्युफैक्चर करने लग जाएंगे। और इसके साथ ही बाद में उन्होंने ये भी बोला कि इंडिया आने वाले समय में दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल मेकर बन सकता है, क्योंकि हमारे भारत की मार्केट आज के समय में बहुत बड़ी है और काफी हद तक बहुत बड़े ब्रांड्स हमारे इंडिया के अंदर पहले से ही प्रेजेंट है। तो आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग या सेलिंग का एक अच्छा खासा स्कोप दिख रहा है। इंडियन रिवर्स इंटरलिंक प्रोजेक्ट। तो इंडियन रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट ये असल में एक प्रपोज्ड सिविल इंजीनियरिंग का प्रोजेक्ट है जिसका मेन एम है कि जो भारत के अंदर वाटर रिसोर्सेज हैं उनको मैनेज करना, जिसके तहत इंडिया की काफी सारी नदियों को एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्ट किया जाए, जिसकी मदद से जिस जगह पर पानी की शॉर्टेज है वहां तक इरिगेशन और ग्राउंड वाटर को पहुंचाया जा सकेगा। साथ ही उन जगहों को भी मदद मिलेगी जहां बारिश के मौसम में काफी हद तक पानी आ जाता है, जिससे कई बार बाढ़ जैसे हालात हो जाते हैं। तो बेसिकली इंडिया के अंदर आज लगभग दुनिया की 18% पॉपुलेशन रहती है, लेकिन इंडिया के पास दुनिया के मुकाबले सिर्फ लगभग 4% के आसपास ही वाटर रिसोर्स अवेलेबल है, जिस वजह से कई बार कई जगहों पर पानी की काफी हद तक कमी हो जाती है, जबकि कई जगहों पर हालात इस तरह के बन जाते हैं कि बाढ़ काफी हद तक चीजों को खत्म कर देता है। जिसका सिंपल एक ही सोल्यूशन है कि इन सारी नदियों को आपस में कनेक्ट कर दिया जाए ताकि अच्छे से वाटर रिसोर्सेज को मैनेज किया जा सके। इंटरलिंक प्रोजेक्ट को बेसिकली 3 पार्ट्स में बांटा गया है, जिसमें पहला है नॉर्दर्न हिमालयन रिवर्स इंटरलिंक कंपोनेंट, दूसरा साउदर्न पेनिनसुलर कंपोनेंट और तीसरा इंट्रास्टेट रिवर्स लिंकिंग कंपोनेंट। तो खैर इस प्रोजेक्ट में काम तो होगा ही, लेकिन कई लोगों का ये कहना है कि इस तरह का प्रोजेक्ट इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, नेचर के साथ खिलवाड़ कर सकता है। तो आपको क्या लगता है कि क्या इस तरह का प्रोजेक्ट एक अच्छा सोल्यूशन इंडिया के लिए लेकर के आ सकता है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रख सकते हैं। अभी के लिए इस वीडियो में हम सिर्फ 6 प्रोजेक्ट्स को ही इंक्लूड करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हम और प्रोजेक्ट्स को इंक्लूड करके फ्यूचर में और ऐसी ही वीडियोस बना सकते हैं। अगर आपका कोई सुझाव है या आप मुझे कुछ बताना चाहते हैं तो आप मुझे ट्विटर या इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपके मैसेजेस का जवाब जरूर दूंगा। तो बस अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ में शेयर भी, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि चैनल पर आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहेंगी। तो मिलता हूं आपसे फिर से एक और नई इंटरेस्टिंग टॉपिक की एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अलविदा।